नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और क्या ये एक तरीके से पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या नहीं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताइए आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या नहीं? सारे बोलो। अगर आपके क्वेश्चन में चार्ज कंटेनिंग साइट अलग अलग एटम पर है और आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, देन ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में सोचना है आपको, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में सोचना भाई साहब। जैसे एक एग्जांपल आपके मुंह पे मार भी देता हूं मैं, ये एग्जांपल देखिए। मैंने आपको बोला कि भाई इनका स्टेबिलिटी निकालो, तो क्या आप ये पहचान गए ये लेफ्ट टू राइट है? और अगर आप ये पहचान गए ये लेफ्ट टू राइट है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या इसका जवाब आपको 4, 3, 2, 1 मिला या नहीं? बताइए। एफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सही बात मेरे भाई। ऐसे ही अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन और आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, क्या जा रहे हो? सेकेंड पॉइंट, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, देन ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ साइज। हम हमेशा साइज के टर्म्स में सोचते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए मैंने दिया आपको F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। बताओ जरा सबसे बड़ा साइज किसका है? इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन बड़ा वाला है। और अगर ये बड़ा वाला है तो बताइए इस पे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा या नहीं? अगर इस पे सरफेस एरिया इसका बड़ा है तो उस पे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा या नहीं? बेटा बैकलॉग है तो यहां बैठ के कुछ नहीं होगा। आप जीओसी को क्लियर करें चैप्टर 1 से, लेक्चर 1 से, और आइसोमेरिज्म को लाइव ज्वाइन करें। मेरे भाई आयोडीन का सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, तो उस पे आप चाहे माइनस लगाओ तो भी फैल जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। डॉट लगाओ तो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस लगाओ तो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मेरे भाई चार्ज जितना फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या एफ का सरफेस एरिया छोटा है? क्या उस पर नेगेटिव चार्ज आसपास रहेंगे, रिपल्सन हो रहा होगा? तो मेरे भाई इसका जवाब भी 4, 3, 2, 1 है। ये चीज आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट है मेरे भाई, अगर इफ चार्ज कंटेनिंग एटम इज स्ट्रेन्ड, अगर स्ट्रेन्ड है, जैसे आपको याद है मैंने बोला ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बना रहा है ये प्लस, ये कार्बन है ये भी 3 बॉन्ड बना रहा प्लस, लेकिन मैंने इसे जोड़ के 3 की रिंग बना दी, इसे जोड़ के 4 की रिंग बना दी। अब तुम्हें लग रहा है कि ये सेम ही तो है, नहीं है सेम। क्या तुम्हें याद है 3 की रिंग में बहुत एंगल स्ट्रेन होता था? क्या तुम्हें याद है 3 की रिंग में बहुत एंगल स्ट्रेन होता था? याद करो भाई, याद करो। और बहुत सिंपल तरीके से हम इसे रिलेट भी कर सकते हैं। मेरे भाई बताओ जरा, अगर मैं 3, 4, 5, 6 की रिंग ले लूं, सारे देखना, बहुत मजेदार पॉइंट है। क्या हर रिंग में 2 ऑर्बिटल बाहर हैं, 2 ऑर्बिटल अंदर है? क्या हर रिंग में 2 ऑर्बिटल बाहर हैं, 2 ऑर्बिटल अंदर है? मैं बना देता हूं। क्या ये ग्रीन वाले ऑर्बिटल बाहर हैं, बाहर वाली बॉन्ड जिनसे बन रही है? और क्या ये रेड वाले अंदर हैं? बोलो 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 बोलो, सारे बच्चे बोलो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब तुम 3 की रिंग पे चाहे माइनस लगाओ, चाहे प्लस लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, क्या वो तुम आउटर ऑर्बिटल हटाकर ही तो लगाओगे? जैसे यहां लगाया माइनस, तो क्या जो तुम चार्ज लगाओगे, जैसे माइनस लगाया, तो क्या वो बाहर वाले ऑर्बिटल में ही तो चार्ज आएगा? तो मेरे भाई अब ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि कुर्सी से उछल पड़ोगे। देखो मेरे भाई कॉन्सेप्ट ये है, खुद सोचना, थिंक अबाउट थीटा। क्या ये थीटा सबसे कम 3 की रिंग में है? क्या ये थीटा सबसे कम 3 की रिंग में? मजा आ जाएगा आपको। अगर थीटा सबसे कम है, थीटा सबसे कम है, तो क्या ये कॉमन सेंस है कि अल्फा सबसे ज्यादा होगा? क्या आप देख पा रहे हैं अल्फा घटता जा रहा है जैसे रिंग बड़ी हो रही है? क्या आप देख रहे हैं अल्फा घटता जा रहा है जैसे रिंग बड़ी हो रही है?
और थीटा बढ़ता जा रहा है जैसे रिंग बड़ी हो रही है। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? थीटा बड़ा हो रहा है जैसे रिंग बढ़ रही है और अल्फा कम होता जा रहा है जैसे रिंग बड़ी हो रही है। यार तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्या आप सब जानते हो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर? क्या आप सब जानते हो ये? जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा क्या उतना एस ऑर्बिटल कैरेक्टर होगा? हाँ या ना? एक सुअर है वो कह रहा थीटा डिक्रीज हो रहा है। तुम बेटा ना, तुम जाके बीए में एडमिशन ले लो, गधा कहीं का। 3 4 5 6 में थीटा डिक्रीज हो रहा है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, आउटर ऑर्बिटल की बात करें, आउटर ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोएल्केन, बताइए जरा सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल कैरेक्टर कहां आएगा? परसेंटेज एस ऑर्बिटल इन आउटर ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोएल्केन। सबसे ज्यादा एंगल 3 के बाहर वाले बॉन्ड्स में है। सबसे ज्यादा एंगल है तो सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल है। तो क्या यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा आ गया या नहीं? क्योंकि जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल कैरेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो परसेंटेज एस ऑर्बिटल बोलो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो। अब बताइए माइनस किस रिंग पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बताइए जरा, माइनस किस रिंग पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? 3 4 5 या 6? बताइए माइनस किस रिंग पर ज्यादा स्टेबल होगा? 3 4 5 या 6? 3 4 5 या 6? माइनस किस पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यहां से पता चलेगा कि आप गधे हो या खच्चर या मनुष्य। ऑब्वियसली 3 की रिंग पर, क्योंकि 3 की रिंग में एस ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा है, बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बोले तो माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, बोले तो माइनस ज्यादा स्टेबल हो। एक गधे कह रहे हैं कि थीटा भी बढ़ेगा अल्फा भी बढ़ेगा। एक एटम पर ये 4 बॉन्ड लगेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा और ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। सलाम है तुम्हारी बुद्धि को बेटा। एक कार्बन टेट्रावैलेंट कार्बन है, किसी दो के बीच का अगर एंगल बढ़ाओगे तो बाकी घटेगा। चलिए चलें पुलकित। तो मेरे भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां मैं चाहूंगा कि आप यहां रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव नहीं लगा पाएंगे। फोर्थ है, इन केस ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो भी कॉमन सेंस लगाना। आप रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव नहीं लगा पाएंगे। बहुत कॉमन सी चीज है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रेन एंड डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सिंपल सी चीज है। एंड इसके अलावा आपको लगाना है रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। देखें, इन रेस्ट ऑफ द केसेस अप्लाई क्या है भैया? पहले पहले रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, ये लगाना है। अब आप कहोगे अगर वो 4 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, गधे 99% क्वेश्चन तुम्हें इसके मिलेंगे। 1% क्वेश्चन उसका जब आएगा तो तुम्हें पहचानना जरूरी हो जाएगा। मेरे भाई आपको बाकी क्वेश्चंस में सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबिलिटी देखनी है। श्रेष्ठ आपको जीओसी के फर्स्ट लेक्चर से चालू करिए, सही है। उदय, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो पहले टीचर को सुने। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, ड्रॉपर्स बैच की समस्या होती है, उन्हें लगता है कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग। टीचर जब बता रहा होता है कुछ तो उसे ध्यान से सुना जाता है। जब आप टीचर को ध्यान से सुनते हैं और उसी को अप्लाई करते हैं तब आपका दिमाग अच्छे डाउट्स ढूंढ पाएगा। जब आप प्रॉपर सुनेंगे ही नहीं तो आपके डाउट सारे डैशपंथी वाले होंगे। अब वो कह रहे हैं आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है। अब इन्होंने ये सुना ही नहीं कि हम टॉप टू बॉटम में साइज पर फोकस करते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम आप जब जा रहे होते हैं तो मेजर डिसाइडिंग चेंजेस जो होते हैं वो साइज में हो रहे होते हैं। वेल डन। हर्षित ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर रेजोनेंस हाइपोथेटिकल है तो उसे पहले क्यों लगाते हैं? हर्षित, मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप जीओसी के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं बेटा।
तुमने पूरे कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर दी। हाँ रमित, आप नहीं आता तो आप पढ़ें और नोट्स बनाएं और डाउट पूछें। देखिए डाउट पूछने का एक तरीका होता है। डाउट आपको उसी चीज में आएगा जो चीज आपको आती है, जो नहीं आती उसमें बैठ के आपको टीचर को ध्यान से सुनना होता है। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं आपके सामने इसके क्वेश्चंस डालने जा रहा हूं। आइए ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंटरमीडिएट स्टडी का ये एक एग्जांपल है, ध्यान से देखें। ऐसे कार्बोकेटायन दिए गए हैं और ध्यान से देखें, जो कार्बोकेटायन मैंने आपको दिया, देखें जो कार्बोकेटायन मैंने आपको दिया है उसी पर मैंने आपको रेडिकल लगा कर दे दिया। तो ये है कार्बन फ्री रेडिकल, राइट, और ये है कार्बन आयन, कार्बन आयन। ठीक है जी, आपको ऐसे मिल जाएंगे और बोला जाएगा इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का लगा दो। तो क्या आपको पता है कि कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताइए कम होती है या ज्यादा होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताओ, जल्दी बताओ। कार्बोकेटायन प्लस चार्ज वाला होता है ना भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या क्या होता है बताइए? कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, प्लस चार्ज या इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो बताइए कैसे ग्रुप से स्टेबलाइज करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट। अब बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से आपको पता है? प्लस आर ग्रुप्स पता है आपको, प्लस एच ग्रुप्स पता है आपको, प्लस आई ग्रुप्स पता है। इसी ऑर्डर में देखना है, पहले प्लस आर, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। मान लो आपके क्वेश्चन में प्लस वाले ग्रुप हैं ही नहीं, हैं तो माइनस वाले। ओ माय गॉड, तो क्या माइनस वाले सबसे ज्यादा बैंड कब बजेगा? जब माइनस आर वाला होगा, क्योंकि रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, तो ये नुकसान भी भारी पहुंचाएगा। उससे थोड़ा कम नुकसान कब होगा? जब माइनस एच होगा। और थोड़ा कम नुकसान कब होगा? जब माइनस आई होगा। तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए अगर प्लस वाले ग्रुप हैं तो ऐसे देखना है, और माइनस आई वाले हैं, माइनस वाले हैं तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। आजा कार्बन आयन पर चलते हैं। कार्बन आयन में माइनस चार्ज होता है, तो बताइए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई या नहीं? बताइए एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई या नहीं? तो यहां से कौन सा ग्रुप काम करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो मेरे भाई क्या यहां माइनस आर, माइनस एच, माइनस आई काम करेगा? बहुत ध्यान से सुनना, अब तुम यहां दिमाग तुम्हारा तुम्हें गुमराह करेगा। और अगर ये रिवर्स प्लस वाले ग्रुप होंगे तो बताइए सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा? प्लस आर वाला सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? वेल डन कबीर। मेरे भाई रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन रेडिकल में कोई चार्ज नहीं होता, रेडिकल न्यूट्रल होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने से अक्सर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें रखने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपको कम दिख रहे हैं। अच्छी बात है। तो मेरे भाई प्लस आर, प्लस एच एंड प्लस आई बिल्कुल सही काम कर रहा है।
एक बहुत मजेदार पॉइंट आने वाला है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर माइनस वाले हैं तो मेरे भाई -i-h, या इंटरेस्टिंगली मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, रेडिकल इकलौती ऐसी इंटरमीडिएट कैटेगरी है जो +r के साथ साथ -r से भी स्टेबलाइज्ड होता है, जो +r के साथ साथ -r से भी स्टेबलाइज्ड होता है, +r के साथ साथ -r से। इसका रीजन ये है कि रेडिकल में कोई चार्ज नहीं होता, तो आपके डिस्पर्जन चाहे वो प्लस से हो चाहे वो माइनस से हो, तो नेट कोई चार्ज तो होगा नहीं, आपका हर स्ट्रक्चर न्यूट्रल रहेगा। तो O पर भी न्यूट्रल कैरेक्टर रह सकता है, कार्बन पर भी न्यूट्रल कैरेक्टर रह सकता है। तो हम इसके एग्जाम्पल जब करेंगे तो आप पाएंगे कि रेडिकल इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय -r। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। मैं अब आपके साथ मिलके 2-3 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है जी, और बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, 3, 4, 5 कर लेंगे। -r +r में कंपटीशन होगा तो +r जीतेगा। पवन -r +r में तो +r जीतेगा। जैसे मान लो -r और +i या +h आ गया तो -r जीतेगा, लेकिन +r -r की हेड टू हेड फाइट में +r जीतेगा। आओ, जैसे मेरे भाई एग्जाम में मान लो ये आ गया, ये 4 कार्बोकेटाइन आए हैं, तो क्या पहले तुम्हें ये चेक करना है, जो मैं बोलूंगा खटाखट चेक करोगे? जल्दी बोलो, पहले जो मैं बोलूंगा वो खटाखट चेक करोगे? जल्दी बताइए, चेक करो, लेफ्ट टू राइट तो नहीं है? ए जल्दी बोलो। अबे गधे, आंसर मत दो, उससे बहुत अलग चीज बता रहा हूं। लेफ्ट टू राइट नहीं है, इस कार्बन को चेक करो, लेफ्ट टू राइट तो नहीं है। अरे लेफ्ट टू राइट तो नहीं है, लेफ्ट टू राइट तो नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ठीक। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है। कार्बन 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 3 बॉन्ड बना रहा सब में। यार वो एंगल स्ट्रेन वाला चक्कर तो नहीं है, एंगल स्ट्रेन वाला 3, 4, 5, 6 वाला। यार हाइब्रिडाइजेशन वाला लफड़ा तो नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन वाला लफड़ा तो नहीं है? नहीं है भाई, बिंदास लगाने का अभी बिंदास लगाएंगे। क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस लगाओ, रेजोनेंस। क्या इन चारों में कोई रेजोनेंस कर रहा है? क्या जवाब नहीं कर रहा है? तो क्या रेजोनेंस के बाद क्या? हाइपर कंजुगेशन। मेरे भाई इसमें 0 अल्फा H है, इसमें 3 अल्फा H है, ये देखिए ये है ना अल्फा का, और यहां पर 6 अल्फा H है, और यहां 9 अल्फा H है। बधाई हो बधाई, ये सबसे स्टेबल आया है भाई, क्योंकि ये कार्बन अपने प्लस चार्ज को 9 हाइड्रोजन पर भी डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा। तो मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? 4, 3, 2, 1 ड्यू टू +H, ऐसा रीजन भी लिखने का है, ठीक है, ऐसा रीजन भी लिखने का है। किसी को पहले प्रश्न में कोई डाउट है तो मुंह खोलो और बोलो। किसी को पहले प्रश्न में कोई डाउट है तो मुंह खोलो और बोलो। आइए और बिल्कुल मुझे कॉपी करिए। जयंत अब सुन लीजिए, यहां पर अब आप एक काम करिए, मुझे बिल्कुल कॉपी करिए, कॉपी करिए और सेकंड में करिए। पहले 4 पॉइंट, लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है। कसम, ओ मैंने फिर से कुछ गलती कर दी क्या? थोड़ी सी कॉपी नहीं होता ना स्लाइड्स में मेरे भाई। क्या सेम चीज आएगी विद सेम रीजन, विद सेम लॉजिक? मुंह से बोलो, ड्यू टू +H इफेक्ट। यहां 9 अल्फा H, यहां 6 अल्फा H, 3 अल्फा H,
एंड 0 अल्फा एच। आप बताए थे हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल एनल के, हाँ बिल्कुल बताए थे मेरे भाई। थर्ड वाले को करो, थर्ड वाले को करो, थर्ड वाले में चलो खटाखट करें। लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अब आया इंडक्टिव, भाई साहब प्लस आई है, ओ माय गॉड, माइनस में प्लस आई आ गया। कार्बन आयन में प्लस आई, 1/+i, 1/+i। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी बैंड बजेगी। क्या यहां 1+i लगा रहा है? क्या यहां 2+i लगा रहे हैं? क्या यहां 3+i लगा रहे हैं? जवाब मिल गया होगा आपको, क्योंकि ये प्लस आई वाले इसके माइनस को बढ़ा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई रीजन जरूर लिखना, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्या ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है? अब पता है आपका दिमाग आपको गुमराह ये करेगा कि केटायन रेडिकल का आंसर सेम आएगा और एनायन का उल्टा आएगा। गधे, ऐसा नहीं है। तरीका केवल फिक्स है, जो तरीका मैंने आपको सिखाया, आंसर कुछ भी आ सकता है। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से आया है तो ये इंडक्टिव से जा रहा है, किससे जा रहा है, वो अलग अलग भी हो सकता है। चलिए चलिए चलिए, एक कह रहा है यहां हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं हुआ, रेहान के साथ क्या किया जाए? रेहान अहमद ने कहा यहां हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं हुआ। हमने 10 लेक्चर में जाके रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। अब एक रेहान अहमद है, ये कह रहे हैं यहां हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां नहीं है इसलिए हाइपर कंजुगेशन नहीं है, यहां नहीं हो रहा हाइपर कंजुगेशन। हाँ देखिए, दो ऑप्शन है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने कहा मार के छोड़ दिया जाए। दो ऑप्शन होते हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। लोग जो बहुमत से फैसला ले रहे हैं वो कह रहे हैं मार के छोड़ दिया जाए। ऐसे तो ऐसी बात नहीं बोलते, ऐसी बात नहीं बोलते। कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। रिवाइज योर हाइपर कंजुगेशन वंस मोर। क्या आपको एक क्वेश्चन दें, आप करोगे? क्या आप लोगों को क्वेश्चन दें, आप करोगे? हाँ चलिए, आप एक क्वेश्चन करिए, सारे बच्चे करो, ये वाला 13, 14, 15। सेम मेथड से करिए, सेम मेथड से, सेम मेथड से करना है, सेम मेथड से करना है। लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, हाइपर कंजुगेशन। प्लस के बगल में एक अल्फा एच, इसके बगल में यहां, यहां और यहां 3 3 6 2 8 अल्फा एच है। इसके बगल में अल्फा अल्फा, 3 इधर 1 इधर, 4 अल्फा एच है। जवाब आया है, क्या यही है जवाब? पीछे वाले, क्या यही जवाब है? ड्यू टू प्लस एच। मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम्हारा जवाब यही है? और अगर तुम्हारा जवाब यही है तो बधाई हो, बधाई है, शुभ घड़ी है आई है, शुभ घड़ी है आई। सेम विथ क्वेश्चन नंबर 2। मेरे भाई सेम एक्सप्लेनेशन, सेम रीजन,
हर जगह नहीं होगा, लेकिन यहां 14th में आ रहा है। क्या भाई साहब एकदम मामला फिट है? नहीं नहीं, गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया मेरे भाई। एनआईएन में मेरे ख्याल से फिर से प्लस आई आएगा, ड्यू टू प्लस आई। अगर आप देखो तो ये 1 डिग्री का है, एक ही तरफ से बढ़ेगा। ये 3 डिग्री का है ना? और ये 2 डिग्री का है। दो तरफ से इसमें इंडक्टिव लग रहा है। तो सबसे अच्छा हो गया फर्स्ट, फिर हो गया थर्ड, फिर हो गया सेकंड। जितना ज्यादा प्लस आई उतनी कम स्टेबिलिटी। यहां एक ही नुकसान पहुंचा रहा है, यहां 3 नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहां 2 नुकसान पहुंचा रहे हैं। यार किसी को डाउट है तो पूछो। यस, यू आर राइट पवन। और क्वेश्चन दूं मेरे भाई? ये वाला क्वेश्चन देखो और बताइए चालू कहां से करोगे? 16th को चालू कहां से करोगे? 16th को चालू कहां से करोगे? क्या ये लेफ्ट टू राइट है? नहीं नहीं नहीं। क्या ये टॉप टू बॉटम है? नहीं नहीं नहीं। क्या ये एंगल स्ट्रेन वाला है? बोलो ना खच्चर, क्या ये एंगल स्ट्रेन वाला? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। तो मुझे भाई ये बता दो कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 की रिंग का था, या 4 का, या 5 का, या 6 का? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस रिंग का था? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सी रिंग का था? 3, 4, 5 या 6? वेल डन क्रिस, वेल डन क्रिस। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 की रिंग का था। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस। गंदी बात, गंदी बात, और नहीं करेंगे हम गंदी बात मेरे भाई। ये ड्यू टू स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन। क्या बात अब तक पहुंची है? और क्या खटाक से माइनस वाला भी आ गया? क्योंकि जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात। ये आया ड्यू टू स्ट्रेन मेरे भाई। रेडिकल डेफिशिएंट होते हैं तो केटायन वाला ही आ गया फिर से। 4, 3, 2, 1। डेफिशिएंट साइड पर डेफिशिएंसी, आई मीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डेफिशिएंसी रखना अच्छी बात नहीं। ड्यू टू स्ट्रेन मेरे भाई। मार्केट में इतना घटिया एक्सप्लेनेशन है इसका, पता है क्या एक्सप्लेनेशन है? बताऊं? देखो इसमें दे रहे हैं 2, इसमें भी दे रहे हैं 2, इसमें भी दे रहे हैं 2, इसमें भी दे रहे हैं 2। तो लोग कहते हैं सब में 2 ही तो दे रहे हैं, करें नहीं। इसमें 2 ही कार्बन दे रहे हैं, इसमें 3 कार्बन मिलकर दे रहे हैं, इसमें 4 कार्बन। जितनी बड़ी चेन होती है उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। यार यहां तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं, यहां तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं। अरे यहां तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं मेरे भाई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो गलत चीज है। अरे यार वो तो भाई अलग परेशान है, तुम उसे कह रहे हो तुम्हारे इंडक्टिव लग रहा है। बक इंडक्टिव ऐसी तैसी, एंगल स्ट्रेन भैया एग्जिस्टेंस पर प्रश्न चिन्ह है। यहां नहीं लगेगा रेजोनेंस हाइपर कंजूशन इंडक्टिव। हाँ, अगर मैं 2 6 की रिंग में कंपेयर करूं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं 2 6 की रिंग में कंपेयर करूं तब हम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ सेम है। अगर मैं 2 6 की रिंग में कंपेयर करूंगा तब लगाएंगे। अरे यार अभी तो सब सेम है ना दोस्त, यहां एंगल स्ट्रेन भी नहीं होता। बधाई हो बधाई, ऐसे क्वेश्चन करके आओगे मेरे भाई। एक और करवाऊंगा बस, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। चलो जी, मुझे बताओ 19, 20 और 21, इसका जवाब दो। 19, 20 और 21 का जवाब दो।
एक बच्चा पूछ रहा है ये कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस है या नहीं है। तो इसके लिए तो 3 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने जो पढ़े हैं वो हमें रिवाइज करके आने होंगे। मेरे भाई जरा पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये कार्बन है CH2 पर प्लस है? क्या यहां पर भी CH2 पर प्लस है? तो लेफ्ट टू राइट है नहीं, टॉप टू बॉटम है नहीं, एंगल स्ट्रेन है नहीं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है नहीं, राइट। तो अब आया रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस है? हाँ है भैया। सेकंड में रेजोनेंस है तो वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से ये वही सेगमेंट आपको मिल गया है जिसमें सब एक ही फैक्टर से स्टेबलाइज हो गए। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? इसलिए सबका आंसर सेम है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ या ना? इंड्यूस्ड रेजोनेंस इफेक्ट रहता है बेंजीन का, मतलब ये विड्रॉ भी करता है और दे भी देता है। अगर बगल में डेफिशिएंसी है तो ये डोनेट करेगा, और अगर एक्सेस है तो ये विड्रॉ करेगा, इसीलिए इंड्यूस्ड बोलते हैं। एक पूछ रहा है क्या मैं रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियस वाले लेक्चर से कर लूं? क्यों हाथ पैर इतना मार रहे हो? पढ़ाया जा रहा है यहीं से करो। जब लाइव मिल रहा है तो पहले ये कर लो। इसमें कोई समस्या हो तो बताना, इसमें कोई समस्या हो तो बताना। कर लेंगे आप? तो भाई मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चंस रखे हैं, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये सब आपको करके लाने। मेरे भाई अब जैसे 34 क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। प्लीज बता दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ना स्वाति की डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग बोला होता तो इंक्रीजिंग। मेरे भाई जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, 34 को। मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हैं इन सारे क्वेश्चन में एक डिफरेंस तो ये है, ये डिफरेंस है, देख पा रहे हैं। और मेरे भाई बाकी ना लेफ्ट टू राइट है, ना टॉप टू बॉटम है, ना एंगल स्ट्रेन है, राइट, ना डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, सब CH2 एक जैसे। और अब देखते हैं क्या रेजोनेंस हो रहा है। आइए, तो मेरे भाई इतना तो सब में सेम है ही कि ये वाला ग्रुप क्या रेजोनेंस कर रहा है, हमें पता चला नहीं, ये +H कर रहा है, ये H कुछ नहीं कर रहा है, ये वाला लोन पेयर वाला है, ये +R कर रहा है, ये NO2 वाला ये -R कर रहा है। तो क्या आपको याद है कि -R वाला तो सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें पता चल गया कि चौथा वाला सबसे खराब है, प्लस को डोनेटिंग इफेक्ट फायदा पहुंचाते थे। और क्या आपको पता है कि सबसे बढ़िया थर्ड वाला हो गया, क्योंकि रेजोनेंस +R से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। क्या आपने देखा इसके बाद फर्स्ट आएगा, इसके बाद सेकंड आएगा, ये जवाब आ गया आपके पास। एक और चीज देखनी होती है कि ये जो ग्रुप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये जैसे दे रहा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, तो देने वाला देता है तो किधर देता है? आर्थो और पैरा पर देता है। ऐसे ये देने वाला देता है तो किधर देगा? ये भी आपको कहां देगा बताइए? आर्थो और पैरा पर देगा, यानी कि जहां चाहिए वहीं देगा। ऐसे NO2 लेने वाला ले रहा है तो कहां से ले रहा है? मेरे भाई यहां से ले रहा है, इसीलिए इस प्लस की बैंड बज रही है, सीधा ले रहा है। तो बस आ गया आंसर। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछो। यहां निशाना चूक नहीं रहा, निशाना सटीक लग रहा है। बेंजीन क्या शो करता है? इंड्यूस्ड का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग करता है, +R -R दोनों करता है। अगर बगल में खाली ऑर्बिटल है तो ये देता है अर्नो, और अगर भरा ऑर्बिटल है तो ये लेता है, -R करता है। करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है।
अंकुश, ऐसे किसी डाउट को यहां हेल्प नहीं किया जाता जिसमें लिखा है कि समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया वो बताना पड़ेगा, क्या समझ नहीं आया वो बताना पड़ेगा आपको। क्या समझ नहीं आया वो बताना पड़ेगा। अरविंद, टू वाला समझ नहीं आया। टू वाला क्या, टू वाला समझ नहीं आया मतलब? नहीं, एच कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा ना। CS3 प्लस एच करेगा, ये प्लस आर करेगा, ये माइनस आर करेगा। प्लस एच कैसे यूज हुआ? यार मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग एकदम गधे की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। सृष्टि, ये CS3 इस बेंजीन पर प्लस एच कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, तुम लोग ऐसे गधे की तरह कैसे बिहेव कर रहे हो? 10 लेक्चर से हम जो पढ़ रहे थे आज वही अप्लाई कर रहे हैं। 10 दिन से जो पढ़ा है आज वही अप्लाई कर रहे हैं। बताइए, क्या ये CS3 बेंजीन से प्लस एच कर रहा है या नहीं कर रहा है? और अगर कर रहा है तो करा रहे। क्या ये OCH3, क्या ये OCH3, ये लोन पेयर, क्या ये प्लस आर कर रहा है या नहीं कर रहा है? पढ़ाया है ना आपको, प्लस आर में लोन पेयर जितने एटम होते हैं सब प्लस आर करते हैं। sp2 के बगल में हाइपर कंजुगेशन कंडीशन लगाओ। चलिए, मेरे भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो और देखनी होती है। जैसे एक क्वेश्चन हम और करेंगे। 37 देखिए। 37 में कई लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखते इसलिए गलत कर लेते हैं। 37 में बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को देखो। क्या एक विचित्र चीज दिख रही है कि माइनस चार्ज बेंजीन के ही कार्बन पर पड़ा हुआ है। पड़ा है या नहीं? बेंजीन के ही कार्बन पर पड़ा हुआ है। तो मैं किसी भी एक को बनाऊं अगर, तो ये देखिए मेरे भाई क्या है, ये बेंजीन है आपका। मेरे भाई यहां देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या था। जो प्लस या माइनस है वो एक CH2 पे लगा हुआ है, लेकिन 36 में प्लस और 37 में माइनस बेंजीन पर आ गया। क्या आप बताओगे बेंजीन का कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बेंजीन के कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो अगर मैं 37 की बात करूं तो यहां पर माइनस चार्ज जो है वो sp2 ऑर्बिटल में पड़ा है। अब सोचिए अगर कोई भी ग्रुप में यहां लगा दूं, चाहे CS3, चाहे OCH3, चाहे NO2, कोई भी ग्रुप लगाऊं, तो मेरे भाई वो जो भी इफेक्ट करेगा, वो जो भी इफेक्ट करेगा, चाहे रेजोनेंस हो या हाइपर कंजुगेशन, क्या वो इफेक्ट इन p ऑर्बिटल से चलकर आएगा या नहीं? चाहे रेजोनेंस हो चाहे हाइपर कंजुगेशन, क्या ये दोनों इफेक्ट इन गुलाबी वाले ऑर्बिटल्स में ही रहेंगे या नहीं? आपका रेजोनेंस हो या हाइपर कंजुगेशन, क्या ये इफेक्ट केवल गुलाबी वाले ऑर्बिटल्स में रहते हैं या नहीं? और अब आया मजेदार पॉइंट कि इस चार्ज को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन से, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में कभी पार्ट नहीं लेते। आपको भी पता है इन पिंक ऑर्बिटल के जो पैरेलल ऑर्बिटल होगा उसी में ये टच करेंगे, टच मी उन्हीं के साथ होगा।
तो मेरे भाई 36 और 37 क्वेश्चन में रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन का तो रोल ही नहीं होगा, केवल इंडक्टिव ही आपकी मदद या नुकसान पहुंचा सकता है। तो बताइए माइनस को कैसा इफेक्ट चाहिए, देने वाला या लेने वाला? तो जवाब आया और माइनस है, खींच के स्टेबलाइज होगा। बताओ क्या ये प्लस आई करेगा? क्या याद है ये माइनस आई करेगा? क्या याद है ये और तगड़ा माइनस आई करेगा? तो बताओ सबसे बढ़िया फायदा, हाँ बिल्कुल सही है भाविक, सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा फायदा फोर्थ वाले को हुआ या नहीं? NO2 ज्यादा माइनस आई लगाता है, देन थर्ड, देन सेकंड, फर्स्ट तो कचरा होगा क्योंकि प्लस आई से आप बढ़ा रहे हो माइनस चार्ज को। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नेगेटिव चार्ज पड़ा कहां है ये देखना। यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, 36 में भी रेजोनेंस नहीं करेगा, 35 में करेगा क्योंकि ये पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। पी से पी मिलाते चलो, रेजोनेंस कराते चलो। तो मेरे भाई मैं यहां आपको क्वेश्चंस जो दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस कितने हैं आप देख लीजिए, हर वैरायटी का क्वेश्चन है, जरूर करके आइएगा। हम 25-25 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे, तो पहले 25 तो जरूर करिएगा। मैंने आपको यहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं दोस्तों। आपको याद है 59 हम कर चुके हैं, आपको याद है 60 हम कर चुके हैं। सिग्मा रेजोनेंस, क्या तुम्हें याद है? सिग्मा रेजोनेंस 59 हो गया था, 60 भी हो गया था। 60 में यहां बहुत ज्यादा सिग्मा रेजोनेंस है, 1 2 3, यहां 3 तरफ से सिग्मा रेजोनेंस, यहां 2, यहां 1। ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं है। 61 62 ये नाइट्रोजन रिंग में है, ठीक है जी। ये घर से करके लाइएगा मेरे भाई। 65 लास्ट क्वेश्चन है और ये मैंने ऑर्डर आपको दिया हुआ है, ये मैंने खुद आंसर लगा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर मैंने खुद लगा दिया है। यहां आपको थोड़ा ध्यान में भी एक चीज रखनी पड़ेगी, वो ये है कि अलग अलग कैटेगरी के केटायंस को रखा गया। जैसे अगर मैं तुम्हें ये केटायन दूं तुम कंपेयर कर लोगे, मैं तुम्हें ये केटायन दूं तो तुम कंपेयर कर लोगे। यहां अलग अलग केटायन को भी मर्ज किया गया है, इसलिए ये मैंने ऑर्डर आपको लगा दिया है, मतलब लगा कर ही दिया है। तो पहले तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, फिर हम इसे एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच पता होगा, फिनाइल को बोलते हैं। पीएच पता होगा, फिनाइल को बोलते हैं। यहां हमने केटायन, एनायन, रेडिकल सबकी स्टेबिलिटी के ये 65 क्वेश्चंस किए हैं। 65 जेई मेंस में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं और से आएगा ही नहीं, यहीं से आ जाएगा। होमवर्क कॉपी पर करें, हाँ कॉपी पर ही करना है। सर कल वाला क्लास आप लोगे? हाँ कल वाला क्लास लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे। बधाई हो बधाई। हम अब पहला एप्लीकेशन खत्म कर चुके हैं और हम चालू करने जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन के लिए तैयार हो? सेकंड एप्लीकेशन के लिए तैयार हो? एक कह रहे हैं ध्रुव पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है या हाइब्रिड ऑर्बिटल में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो कंडीशन थी, रेजोनेंस की जो कंडीशन थी, वहां हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे और वो होमवर्क भी मैंने आपको दिया था। तो अगर आपने वो होमवर्क तमीज से किया होता तो आपको ये डाउट नहीं आता। एक बार वो होमवर्क रिवाइज कर लेंगे। नहीं अजय, कोई पी के वैल्यू याद नहीं करनी है, 2 3 4 वैल्यू के अलावा कुछ याद नहीं करना है। 2 3 4 वैल्यू के अलावा कुछ याद नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं पिछले 35 साल में 2 3 चीजों की पीके वैल्यू के अलावा कुछ याद नहीं करना है आपको, ठीक है? मस्त रहिए, याद नहीं करना, मैं जितना बताऊं उससे ज्यादा नहीं करना है। हाँ कल उसी की क्लास होगी मेरे भाई। आइए अब हम चालू करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेकंड एप्लीकेशन। ये सेकंड एप्लीकेशन जो है
मेरे भाई याद करो, ये वर्ड आपने बहुत सुना है, एरोमेटिक कंपाउंड। सुना है या नहीं? एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आज क्लास एक्सटेंड करिए। ओके मेरे भाई, बहुत आराम से सुनना। क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड? कभी आप लोगों ने सड़क बनते हुए देखी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं सड़क बनते हुए देखी? तो पहले, आजकल तो थोड़ी टेक्निक बदली है, लेकिन आजकल भी बहुत जगह यूज करते हैं। तो सड़क पर डाल रहे होते हैं मटेरियल, और उस पर बुलडोजर चल रहा होता है, और सड़क के किनारे गड्ढे खोद के, वो क्या ड्रम होते हैं ना, ड्रम, चारकोल के ड्रम होते हैं, उन्हें गर्म कर रहे होते हैं। ऐसा होता है ना? डामर, डामर, चारकोल, कोलतार, तारकोल, कुछ भी बोलो। मेरे भाई पीछे लग रहा बड़ी एक लिख रहा है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। बेटा, खुशबू के चक्कर में ना पड़ो। समझ में आया या नहीं? चारकोल इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। चारकोल इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। वाई इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड? एक खास फ्रेग्रेंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, एंड ड्यू टू हैविंग दैट कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, वो सुगंध, एक अच्छी स्मेल होती थी, जो शुरुआत में जब नामकरण किया गया उस समय जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उसमें स्मेल, अच्छी फ्रेग्रेंस थी, तो इसलिए एरोमा की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड बोला गया। जब आप चारकोल को आग लगाओ, नीचे से हीट करो, तो जो वेपर्स निकलती हैं, वेपर्स, उसमें कुछ वेपर्स एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी होती हैं। तो एक डेफिनेशन पे हम ये लिख सकते हैं, ओके ध्यान से देखें, ऐसा कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल distillation of coal tar having characteristic aroma are known as एरोमेटिक कंपाउंड। इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड बोलते। अब मेरे भाई, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें ऐसा आग लगा के सूंघोगे तो है नहीं। तो भाई साहब, इसकी और भी डेफिनेशन है। कंपाउंड्स हैविंग इंड्यूस्ड डायमैग्नेटिक रिंग करंट। पीछे लगेगा तो ऐसा पेपर में छुएंगे तो क्या वो झटका मारेगा क्या? इसकी डेफिनेशन पर वापस एक बार बात करेंगे। कंपाउंड्स हैविंग इंड्यूस्ड डायमैग्नेटिक रिंग करंट, इन्हें भी एरोमेटिक कंपाउंड मानते हैं। बात करेंगे रिंग करंट के बारे में, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मेरे भाई, इससे भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा। और मकसद क्या है? मकसद है कि हम कैसे पता करें कि एरोमेटिक कंपाउंड। पेपर में आ गया, पहचानो, हर साल आता है, इस बार भी आया था, हर साल आता है, इस बार भी आया। 2 कौड़ी का क्वेश्चन होता है, 2 कौड़ी का, कसम से। तो मेरे भाई, एक जनरल ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन है, वो भी बता रहा हूं। मेरे भाई, इन दोनों कंपाउंड में क्या अंतर दिख रहा है? बताओ, इन दोनों कंपाउंड में क्या अंतर दिख रहा है? बताओ, इन दोनों कंपाउंड में क्या अंतर दिख रहा है? ये मिलते जुलते तो हैं, ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर दिख रहा है? बताइए। बोलो, क्या अंतर है? एक साइक्लिक है, एक ओपन चेन है, बाकी एनालॉगस हैं, बाकी मिलते जुलते हैं।
मेरे भाई एकदम देसी डेफिनेशन बनाई गई है। ये कहा गया है कि दुनिया का वो साइक्लिक कंपाउंड, दुनिया का हर वो साइक्लिक कंपाउंड, दुनिया का हर वो साइक्लिक कंपाउंड जो अपने मिलते जुलते ओपन चेन कंपाउंड से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। मेरे भाई यहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प तो मिली नहीं कि आप कंपाउंड देख के बता लो, यहां से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिली आपको। तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर सीधा सीधा हमें कंडीशंस बता दो, कंडीशंस बता दो जो हम चेक करें। कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड, conditions for a compound to be aromatic, to be aromatic. conditions यही लगाना है आपको जो बताया जा रहा है। क्वेश्चन मिलेगा खटाखट यही लगाने का है। आपको क्या क्या चेक करना है? कंपाउंड्स मस्ट, मेरे भाई 4 कंडीशन है, चारों एक साथ लगनी चाहिए, एक साथ। पहली बात तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अच्छा, कंपाउंड का वो हिस्सा साइक्लिक होना चाहिए जिसमें आप देखोगे सारी प्रक्रिया, उतना ही हिस्सा प्लेनर होना चाहिए। यहां रेजोनेंस वाली बात है, साइक्लिक प्लेनर। मेरे भाई उतना ही हिस्सा कंजुगेटेड भी होना चाहिए। मेरे भाई इस पर काम किया था एक बंदे ने जिसका नाम था हक्कल। हक्कल ने यह पता किया कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और ध्यान से सुनना, और अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक है। उसने ये पाया कि यार अगर इन 3 कंडीशन के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो भी एरोमेटिक होता। उसने ये पाया कि अगर इन 3 कंडीशन के साथ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तो भी एरोमेटिक होता। उसने ये पाया कि अगर इन 3 कंडीशन के साथ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तो भी एरोमेटिक होता, बहुत स्टेबल होता। उसने ये पाया कि इन 3 कंडीशन के साथ 18 इलेक्ट्रॉन होते तो भी वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता, एरोमेटिक होता। तो मेरे भाई क्या ये एक सीरीज बन रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म ले लें अगर तो आएगा 4n+2, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव 4n+2 number of pi electrons, where n belongs to 0, 1, 2, 3 dash 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 real numbers, right? Z, n belongs to Z. मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि दिस इज कॉल्ड हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, ये हक्कल का रूल है। मतलब आपको पाई इलेक्ट्रॉन गिनने आने चाहिए भाई, सिंपल सी बात। 2 है, 3 कंडीशन तो एरोमेटिक बोलेंगे, 6 है तो एरोमेटिक बोलेंगे अगर तीनों कंडीशन लग रही है और 6 है तो। एक गधा कह रहा है 4n-2 नहीं होगा, रहोगे चुनिंदा क्वालिटी के बेवकूफ। n0 से स्टार्ट हुआ, मारूंगा झापड़। n0 से स्टार्ट हुआ, 4n-2 में n को 1 से स्टार्ट कर दो, वो भी ले लो, नाचो। अरे 4n-2 क्यों लिख रहा है गधे? 4n+2 जब यही पूछा जाएगा तो वहां इतना डिटेल में नहीं जाएगा। n0 से 4n+2 बहुत पीवाईक्यू करेंगे, एक की क्यों बात कर रहे हो? सारे पीवाईक्यू करेंगे, खटाखट तुम ही करोगे, मैं तो बस खड़ा रहूंगा। तो मेरे भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन ऐसे चेक होती है। कर लेंगे? मुंह से बोलो, कर लोगे ना भाई? आइए ऐसे ही मैं तुम्हें मिलवाता हूं किसी से। मेरे भाई एंटी एरोमेटिक, क्या इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है? क्या यह एरोमेटिक का एंटी लग रहा है या नहीं?
क्या यह एरोमेटिक का एंटी लग रहा है या नहीं? क्या यह एरोमेटिक का एंटी लग रहा है या नहीं? तो मेरे भाई इसकी डेफिनेशन भी उल्टी कर देते हैं। ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर अनयूजुअली less stable than its open chain analogous compound are known as anti-aromatic compound, are known as एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको देखो मेरे भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक साइक्लिक है और एक ओपन चेन है। मेरे भाई ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऐसा क्यों है ये भी आप सोच सकते हैं। मेरे भाई क्या आपको पता है 4 की रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है? मेरे भाई ये एंगल है कितना? 90। होना कितना चाहिए? 120। sp2 है ना, sp2 है, 120 होना चाहिए, है 90। तो क्या ये कार्बन 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन लेकर बैठा? ये भी 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन लेकर बैठा, ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन लेकर बैठा। भाई साहब बैंड बज जाएगी इसकी। मुझे लगे रहा वो तो यहां पर भी है। अरे ऐसे कैसे? क्या सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग चीजें घूम सकती हैं? और घूम घूम कर मेरे भाई आपको पता है यहां H है। क्या ये एंगल 120 ही लग रहा है? क्या ये एंगल 120 लग रहा है? ये 120 लग रहा है, ये 120 लग रहा है। तो यहां एंगल स्ट्रेन नहीं होता, यहां एंगल स्ट्रेन नहीं होता। मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज यहां पर भी वही है कि आप पहचानोगे कैसे, आप कैसे पहचानोगे किसी कंपाउंड को कि वो एंटी एरोमेटिक है। कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एंटी एरोमेटिक, टू बी एंटी एरोमेटिक। मेरे भाई बहुत आराम से देखना, कंपाउंड मस्ट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 कंडीशन बिल्कुल एरोमेटिक वाली है। 3 कंडीशन बिल्कुल एरोमेटिक। मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी प्लेनर, मस्ट बी कंजुगेटेड। मेरे भाई हक्कल ने यह देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 8 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो मेरे भाई कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? और फिर से इसका जनरल टर्म लेंगे हम 4n पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस बार n जो है वो रियल नंबर है, सॉरी हाँ, n बिलोंग्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। मेरे भाई ये जो नंबर है ना, इन्हें हक्कल्स नंबर बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं? हाउस नंबर नहीं है गधे, हक्कल नंबर, हक्कल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हक्कल नंबर, हक्कल नंबर। n स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये कंडीशन एंटी एरोमेटिक, बहुत आसान लग रहा है, तो बहुत ही आसान है अगर 4n पाई में मिले। अच्छा, लेकिन सोचने समझने सीखने वाली एक बात तो निकल कर आई। मैंने बोला ये बहुत अनस्टेबल होता है, एंड यहां ऐसी बात बताऊंगा दिल खुश हो जाएगा। मेरे भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इतने कचरा होते हैं, इतने कचरा होते हैं, दैट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स do not exist in its pure form, in its pure form at room temperature,
एट रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये भाई साहब समझ गए आप, स्टेबल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट। क्या आप स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ गए हो? स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए एरोमेटिक कंपाउंड आगे आ जाएगा, एंड क्या एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में होगा या नहीं? बीच में बेचारा आएगा नॉन एरोमेटिक, वो कह रहा मैं एरोमेटिक नहीं हूं लेकिन एंटी भी नहीं हूं, मैं एंटी भी नहीं हूं। मेरे भाई अब प्रश्न ये आता है कि अगर वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, कैसे, कहां चला जाता है? आइए मैं आपको बताता हूं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स gets dimerized at room temperature। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, देखिए इसके अंदर हर वो खूबी है जो इसे एंटी बनाती है, एंटी बनाती है। तो मेरे भाई इसके 2 मोल रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे? डाइमराइज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल ये, राइट। तो मेरे भाई इसकी ये वाली बॉन्ड टूटी, इसकी ये वाली टूटी, पाई बॉन्ड, और ये 2 नई नवेली बॉन्ड बन गई। ये आपका नॉन एरोमेटिक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई ये डाइमराइज हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डाइमराइजर। डाई मतलब 2, मर मतलब मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। डाई मतलब 2, मर मतलब मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल का जुड़ना, डाइमराइजेशन। मेरे भाई एक बहुत मजेदार चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी मजेदार है दिल खुश हो जाएगा। मेरे भाई मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके घर के बगल में रहने वाले जो अंकल हैं, वो जब घर से निकलते हैं तो दोनों पैर के साथ वो दोनों हाथ का प्रयोग भी करते हैं चलने के लिए, तो एक दिन तो आपको लगेगा मजाक कर रहे हैं। अगर वो रोज ऐसे ही चलते हैं, आते हैं, जाते, उठते बैठते, आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, पैर के साथ साथ हाथ का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या निश्चित तौर पे आपको ये मानना ही होगा कि वो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है? एक, क्या निश्चित तौर पे आप ऐसे अंदाज लगाओगे, क्या आप ऐसे अंदाज लगाओगे कि हो सकता है किसी भेड़िए ने या किसी जानवर ने काट लिया हो, कुछ साइड इफेक्ट हो गया हो, कुछ ऐसा आपको गेस करना? जो है वो तो दिख रहा है। मेरे भाई अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें हर कार्बन पे p ऑर्बिटल दिख रहा है या नहीं? बताओ, तुम्हें हर कार्बन पे p ऑर्बिटल दिख रहा है या नहीं? बताइए, ये हर कार्बन पे p ऑर्बिटल दिख रहा है? मेरे भाई ये स्ट्रक्चर तो ये बता रहा है कि ये टच मी हो रहा है और इधर टच मी हो रहा है, लेकिन क्या आपकी समझ आपको यह भी बताती है कि टच मी तो इधर भी होना चाहिए, फिर ऐसे भी होना चाहिए? मानते हो या नहीं? हर तरफ से होना चाहिए? ओ माय गॉड, क्या इस हिसाब से तुम मुझे ये बता सकते हो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो क्या कि आप x और y में क्या रिलेशन बताएंगे बॉन्ड लेंथ में? क्या रिलेशन बताओगे x एंड y में बॉन्ड लेंथ में? x बड़ा है या y बड़ा है या दोनों बराबर हैं? क्या बताओगे आप अपने हिसाब से? x बड़ा या y बड़ा या दोनों बराबर? x बड़ा या y बड़ा या दोनों बराबर? वेरी 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 गुड। हमारी बुद्धि तो कह रही है कि दोनों को बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये सारे पी जब टच मी करेंगे तो बराबर एक जैसा ही तो सीन होगा। और अब दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब आ रहा है साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइन के बारे में इंफॉर्मेशन।
मेरे भाई ध्यान से सुनो। साइक्लो ब्यूटा, ये इसी की बात कर रहा हूं। 1,3-डाइन कंटेन्स डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ओ भाई साहब, ऐसी की तैसी हो गई कॉन्सेप्ट की, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है। अब मुझे बताओ, इसके हिसाब से कमेंट करो मेरे भाई, क्या ये बोला जा रहा है कि x नॉट इक्वल टू y? एक अच्छा बच्चा कह रहा है सर जी तो मैं सब बताऊंगा। मैंने कहा बोलो। कह रहा पहली बात, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। मैंने कहा वाह जी, क्या बात कही। क्या तुम मानते हो ये एक रेक्टेंगल होगा? अगर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है तो क्या ये एक रेक्टेंगल होगा? जिसमें सिंगल कैरेक्टर ज्यादा है वो बड़ा होना चाहिए, जिसमें सिंगल कैरेक्टर है वो बड़ा होना चाहिए। मेरे भाई एक बात बताओ, कोई चीज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहती है? बहुत ध्यान से सुनना। आपके मोहल्ले में जो अंकल हैं, अगर वो वैसे चल रहे हैं तो क्या वो उस फॉर्म में स्टेबल हैं? तभी चल रहे होंगे। मेरे भाई, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास जब मौका था x इक्वल टू वाई करने का, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। x इज नॉट इक्वल टू वाई इन ऑल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि ये उनकी स्टेबल फॉर्म है। ओ माय गॉड, क्या आप समझ रहे हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट लाइक रेजोनेंस। यस, क्योंकि अगर इन्हें रेजोनेंस पसंद होता, प्योर फॉर्म की बात हो रही, नैतिक यू आर राइट, अगर इन्हें रेजोनेंस पसंद होता तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए था। अगर इन्हें रेजोनेंस पसंद होता तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए था। अगर इन्हें रेजोनेंस पसंद होता तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए था। एंटी एरोमेटिक compounds do not stabilized by resonance, do not stabilized by resonance phenomena। ये बात सीधी सीधी निकल के आती है, क्योंकि अगर रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो रहे होते तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए था। ये 100% श्योर है। बधाई हो बधाई। कुछ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम मजबूर कर सकते हैं कि वो डाइमराइज ना हो। बताइए, डाइमराइज होने के लिए क्या दो मॉलिक्यूल को आसपास आना पड़ता है या नहीं? बताइए। बताइए, दो मॉलिक्यूल को डाइमराइज होने के लिए आसपास आना पड़ता है? अगर आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत क्राउडेड हो जाए, लाइक दिस, टर्सरी ब्यूटाइल, तो मेरे भाई ये डाइमराइज नहीं हो पाएगा। ये नाइट्रोजन फंसा हुआ है, ये डाइमराइज नहीं हो पाएगा। प्रिंस, थोड़ा समझदार बनिए बेटा, हम केस स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक इज अ सब्जेक्ट ऑफ केस स्टडी। तुमने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा जो मैंने बोला था। एक छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है, और करेक्ट मेथोडोलॉजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे भाई बधाई हो, आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ चुके हैं, आप एरोमेटिक कंपाउंड की भी कंडीशन पढ़ चुके हैं। एंड लास्ट है वो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे भाई कोई इसकी डेफिनेशन गेस करो, मैं क्या बताने वाला हूं। मेरे भाई जरा इस कंपाउंड को देखो, डबल डबल डबल, और जरा कोई इसको देखो, डबल डबल डबल। इनमें क्या फर्क है? क्या एक साइक्लिक है, एक ओपन चेन है? आए ना मेरे भाई, इन दोनों में कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। यहां ये sp3 है, यहां तो ये sp3 और खुला हुआ है।
इन दोनों में कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, मतलब यहां साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, यहां आकर रुक जाएगा, यहां पर उसमें भी रुक जाएगा। तो क्या इनकी स्टेबिलिटी बहुत क्लोज आएगी या नहीं? तो कई जगह तो ऐसा भी लिख दिया जाता है, और ये मेरे ख्याल से चालू होने से पहले खत्म हो गया। इफ कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, अगर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है एंड नॉट एंटी एरोमेटिक, तुम्हें दो देखना आ गया ना भाई। अगर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है और एंटी एरोमेटिक नहीं है, देन इट इज नॉन एरोमेटिक, देन इट इज नॉन एरोमेटिक। सिंपल है, आया ना? कर लेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए, बधाई हो, मैं इसके क्वेश्चंस देता हूं, एप्लीकेशन। फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी करेंगे इसमें। अब इजी लग रहा है? बिल्कुल इजी ही है। मेरे भाई आइए, अब ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, जरा ध्यान से देखें। मेरे भाई इसमें करना क्या है? एरोमेटिक पता करना है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक पता करना है। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में साइक्लिक कंजुगेशन ही नहीं है। क्या ये कार्बन sp3 आ गया? अगर इसमें कंजुगेशन है ही नहीं तो मेरे भाई ये कंजुगेशन नहीं है इसमें। तो क्या आप सबको जवाब मिल गया? अगर कंजुगेशन नहीं है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। ये आ गया नॉन एरोमेटिक, राइट। अब जैसे सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को, मेरे भाई सेकंड वाले में रेजोनेंस है क्या? सेकंड वाले का जब भी बाहर की तरफ कोई डबल बॉन्ड हो ना, रिंग से बाहर की तरफ कोई डबल बॉन्ड हो, तो उसका पोलराइज्ड स्ट्रक्चर जरूर सोचिए। ये देखिए, ये आया या नहीं? और मेरे भाई अब आपको इतने के बारे में विचार करना है। देखिए, ये साइक्लिक है इतना वाला पोर्शन, हाँ भाई हाँ। क्या ये कंजुगेटेड है? sp2 sp2 sp2, हाँ भाई हाँ। प्लेनर है? बिल्कुल है। पाए इलेक्ट्रॉन गिनो इसके अंदर कितने हैं? क्या एक ही पाए बॉन्ड है? उसमें 2 पाए इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2 पाए इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाए इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे भाई इसने एरोमेटिक की सारी कंडीशन को फॉलो किया। तो क्या यह एरोमेटिक हो गया? क्या यह एरोमेटिक हो गया? बताइए, एरोमेटिक हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन को ऐसे ही देखिए। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यह एरोमेटिक है। यह एरोमेटिक है, राइट। आज हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ आपका साइक्लिक भी है, दिख रहा है, प्लेनर भी है, sp2 sp2 sp2, कंजुगेटेड भी है। लेकिन मेरे भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस में पेयर भी होता है। तो क्या यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया या नहीं? जिसकी वजह से चौथा वाला एंटी हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्या यह आसान है या नहीं? बताइए, क्या यह आसान है या नहीं? मेरे भाई पांचवें को तो तुमने दूर से देख लिया, कोई साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। ये sp3, ये sp3, साइक्लिक कंजुगेशन हो ही नहीं पाया, तो ये नॉन एरोमेटिक। अब मुझे बताओ, क्या आप क्वेश्चंस घर से करके लाओगे? क्या आप क्वेश्चन घर से करके लाओगे? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका जवाब।
अब सुनिए, खूब काम है आपके लिए। 5 क्वेश्चन कर लिया, 6, 7, 8, 9, 10 घर से करके लाना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसे थोड़ा सा सेट करें, कैसे होगा ये लेना है ना। हाँ। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 में लिखा है इनऑर्गेनिक बेंजीन, सुना होगा आपने, और बोराजीन, बोराजोल। 37, 38, 39। क्या खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है, कसम से मजा आ जाएगा। डिजाइन देखो, स्पेशली आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। है ना मजेदार? वाह 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 वाह, क्या बात है। 48, 49, हाफ सेंचुरी हो गई। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। मेरे भाई एक बड़ा मजेदार चीज आपको बता रहा हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने और रखा है आपको। आरएस कैलकुलेशन में ये सारी रिएक्शंस आपने करी थी। आरएस कैलकुलेशन में ये सारी रिएक्शन आपने करी थी, वापस वही चीज करा रहा हूं। ऐसी रिएक्शन पता करनी है, फाइंड रिएक्शंस इन विच एरोमेटिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मेरे भाई जैसे AlCl3 Cl माइनस लेकर भाग गया तो 3 की रिंग पर प्लस आ गया। अब आपको पता है ये एरोमेटिक है, पता है ना, 3 की रिंग पर प्लस अभी अभी करके आए, एरोमेटिक है। ऐसे 58 करना है, 59 में देखिए, ये सेम रिएक्शन हमने कैलकुलेशन ऑफ आरएस में करी थी। ये सेम रिएक्शन हमने कैलकुलेशन ऑफ आरएस में करी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। 60, 61, 62, ज्यादा नहीं है इसमें। मैंने थोड़ा सा एक मजेदार चीज बताता हूं, देखो जरा। एक ही चीज है, पूछने का तरीका अलग है। कह रहा है प्रेडिक्ट करो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मेरे भाई जरा 63 क्वेश्चन को देखिए, या 63 छोड़ो, 65 को देखो। सारे लोग 65 को देखो। मेरे भाई आपको ये 3 की रिंग दिख रही है क्या? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बताइए। अरे जल्दी बोलो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? क्या आप सबको इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? क्या इसमें आप सबको 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? ये देखिए, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। मेरे भाई अब 4 की रिंग में देखो, सॉरी 5 की रिंग में देखो। क्या 5 की रिंग में 2 पाई बॉन्ड है? और 2 पाई बॉन्ड में बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। आया बीचों बीच देखो, क्या बीचों बीच भी एक पाई बॉन्ड है? तो क्या बीचों बीच भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? जवाब है हाँ, पड़े। मेरे भाई अब आओ इनसे बातचीत करते हैं। मैंने 3 की रिंग से पूछा, मैंने कहा क्या हाल चाल? ये आगे बढ़ के ऐसा चरण स्पर्श किया, कह रहा साहब ऊपर वाले की और आपकी कृपा है, हक्कल नंबर है सर, अपन बहुत खुश हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नंबर है। मैंने कहा जाओ ऐसे ही खुश रहो। मैं इस 4 की रिंग पर आया, मैंने कहा क्या हाल चाल है? फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। कह रहा आते जाते लोग मुझे एंटी बोलते, एंटी एंटी एंटी। मैंने कहा क्यों? कह रहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा चाहते क्या हो? कह रहा या तो 2 ले लो या तो 2 दे दो। मैंने कहा मतलब? कह रहा 4 से कोई 2 ले जाएगा तो 2 बचेंगे, मेरा भी हक्कल नंबर हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। या कोई दे जाए 2 तो मेरा भी 6 हो जाएगा। मेरे भाई अब बताओ क्या अपने पास बीच में फोकट 2 पाई इलेक्ट्रॉन पड़े हैं या नहीं? तो क्या अपन बीच वाले 2 इलेक्ट्रॉन अगर 5 वाली रिंग को दे दें
तो क्या 3 की रिंग पर प्लस आ जाएगा और 5 की रिंग पर एक माइनस आ जाएगा? क्या 3 की रिंग में बी हक्कल बन गया और 5 वाले में 6 पाए का हक्कल बन गया? अब आप देखिए 3 की रिंग में प्लस घूम रहा है, 5 की रिंग में माइनस घूम रहा है। और क्या डाइपोल वेक्टर का साइन प्लस से माइनस की तरफ होता है? क्या डाइपोल वेक्टर का साइन प्लस से माइनस की तरफ होता है? तो मेरे भाई बस ऐसे ही 63, 64, 65 मैंने बता दिया है, ऐसे ही 66, 67, 68 में करना है। ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, ये बात आप सबको 100% पता है। मैं बस इतना बता दूं कि अगली क्लास में हम एसिड एंड बेस चालू करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है जीओसी का, एसिड एंड बेस। समझ में आया? ठीक है। कौन है ये? आस्था। क्वेश्चन हमेशा साइक्लिक के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमें कोई डाउट होता ही नहीं। बुक्स में लिखा होता है, इसलिए मैंने भी ऐसी डेफिनेशन लिखवा दी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आप 25-25 क्वेश्चन जरूर कर लेना, शुरुआत के 25-25 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है? और बहुत मजा आएगा होमवर्क करने में। 25-30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक कह रहा है एचओसी भी नहीं हुआ है, गधे हो गया एचओसी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एचओएच है, एचओएच कर लेंगे। ठीक है जी, बाय बाय।